जब गॉस लॉ क्लियर है तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं जो हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड U2 और शीट चार्ज, है ना। शीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और थिन शीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक, और यहाँ सिग्मा होता क्या है, टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, ना होता है। सिग्मा की वैल्यू यही होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यस सर। बाकी कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, सिर्फ एक ही बोल रही है। आ रहा है सर। तो बोलने में पैसा लग रहा है जी कि डेटा खत्म हो जाएगा बोलेगा तो। अब दूसरी बात इसमें कैपेसिटर की हम करते हैं। यहीं से कंसेप्ट तुम्हारा आएगा आगे, एडी कर इसका, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट का। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है या फिर एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना, ऐसा ही दिखता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एक प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो चार्ज के कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही अमाउंट में होंगे जितना कि नेगेटिव है, ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करे। ठीक सर, अमाउंट सेम होना चाहिए। हाँ, सेम होता ही है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वायलेट कर जाएगा। फिर नेट चार्ज हमेशा 0 होगा कैपेसिटर के दोनों प्लेट को मिला के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किधर से किधर होता है, इधर से इधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो, अगर हम यहाँ बीच में कोई एरिया मानते हैं एस या ए, अगर हम ये बीच में कोई एरिया कंसीडर कर रहे हैं, है ना, कितना एस, तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो कितना होना चाहिए,
फ्लक्स के दो फॉर्मूले होंगे। यहाँ पे तो हमने एरिया को बीचों बीच मान लिया, हम इस एरिया को किसी एक प्लेट के अक्रॉस मान लेंगे ताकि इनक्लोज्ड चार्ज का भी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सके। मान लेते हैं कि ये एरिया कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज के प्लेट को कवर कर रहा है। तो इस केस में जो क्लोज्ड एरिया वाला कंसेप्ट है कि चार्ज जो है वो इनक्लोज होना चाहिए उस क्लोज एरिया में, है ना, उसका कंसेप्ट इस वाले एरिया के लिए लागू हो सकता है। तो यहाँ पे देखें तो फ्लक्स की दो वैल्यूज हम लिख सकते हैं। पहली कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, लिख सकते हैं। यस सर। से था तो जो ये एरिया है उस पे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो वो परपेंडिकुलर भी उसी तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो cos 0 1 होके गायब हो जाएगा। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस प्लेट पे टोटल प्लस क्यू चार्ज है तो इस एरिया के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, प्लस क्यू के बराबर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा इस एरिया के थ्रू वो कितना होगा, कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो तो सही कुछ भी। होगा सर। देखो अब अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिफाइन करें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू पे के लिए भी डिफरेंशिएशन लिखना होगा, उस तरफ भी। यस सर। ये हो जाएगा टर्म अब, होगा। होगा यस सर। मतलब कैपेसिटर में तो क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो पहली बात एसी साइकिल पे काम करता है, मींस एसी सर्किट में काम करता है, डीसी पे कैपेसिटर काम नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि एसी के पॉजिटिव साइकिल के लिए कैपेसिटर चार्ज होता जाता है और फिर नेगेटिव साइकिल के लिए वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी फिर घटनी शुरू होगी, है ना। तो बढ़ी, घटनी शुरू हुई, 0 हुई, फिर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल इस तरह से चलता रहता है। मींस कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज का वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वेरिंग नेचर का होगा, चेंजिंग नेचर का होगा, है ना। तो उसी चार्ज के वेरी करने के कारण कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस जो फ्लक्स है वो भी क्या है, वो भी जो है वो वेरी करेगा, है ना। क्लियर है इस रिलेशन से ये बात।
क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. तो अब चैप्टर 3 याद करो, dq by dt क्या होता है? Ampere circuit. करंट। है ना? तो करंट की वैल्यू यहां से क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, है ना? Yes, sir. यहीं पे एक और चीज लिख देते हैं फिर से कि चूंकि जो फ्लक्स था वो क्या था? फील्ड इनटू एरिया है। तो करंट जो है वो क्या लिख सकते हैं अब हम? डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स की जगह ई इंटू एस लिख दें, है ना? अब चूंकि यहाँ पे जो एरिया है प्लेट का वो तो समय के साथ बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है ना? तो जो एस है वो फिक्स होगा, क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा की वैल्यू बदलती रहेगी चार्ज के वैल्यू के अकॉर्डिंग। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो क्या होगा? वेरी करेगा, है ना? तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट एस जो है वो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ क्या हुआ? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है करेगी कैपेसिटर के थ्रू, वो किसके कारण करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होने के कारण करेगी। और ये वेरिएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज वेरी कर रहा है ना? तो इसी करंट को जो है हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो करती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लो होने वाले करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो इसमें हम सिर्फ आई, ये नीचे में छोटा सा डी लिख देते हैं, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक? Yes, sir. एक फॉर्मूला यहाँ पे और देख लो कि अगर शीट थिक होती, अगर ये शीट क्या होती? थिक होती, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती, और अगर थिन है तो उससे आधी, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्लियर है? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण फ्लो करती है। क्योंकि यहां से यहां के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन तो है नहीं वायर का, कि करंट जो है वो इस प्लेट तक आई और उस वायर के थ्रू दूसरे प्लेट पे पहुंच गई, है ना? तो कैपेसिटर्स में करंट एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कैसे ट्रेवल करती है? तो बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है। तो इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए है क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर्स वेरी करता है। तो उन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है? क्लियर है ये बात? क्लियर है? Yes, sir.
तो डिस्प्लेसमेंट करंट में एक लाइन का डेफिनेशन भी लिख लो, बाकी ये बोर्ड की फोटो भेज दूंगा तो उससे कॉपी कर लेना उसको। डेफिनेशन में एक शॉर्ट एंड स्वीट लिख लो इसका। करंट, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, लिख रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू changing electric field, changing electric field, ठीक है? क्लियर है? इतना ही है सर। बस शॉर्ट एंड स्वीट। तब क्या चाहते हो, 4 हाथ का डेफिनेशन लिखवा दें कि रटते रटते ही हालत खराब हो जाए? है ना? अब है कि ये जो पूरी कहानी समझी, ये तो दो कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब है कि अगर एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाए तो कैसे आंसर करोगे? तो पहला स्टेप तो करोगे कि उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है? हो जाएगा इतना काम। यस सर। दूसरा काम ये करोगे कि फॉर्मूला। ये फिगर बनाओगे और किसी एक प्लेट को गॉसियन सरफेस में इनक्लोज कर लोगे, ठीक? यस सर। अब उसके बाद क्या करोगे? फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे, यस ठीक? सर। फिर उस फ्लक्स के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे बिकॉज हम रेट ऑफ चेंज डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ चेंज इसलिए डिफाइन करेंगे बिकॉज चार्ज कैपेसिटर प्लेट पे चेंज होता रहता है, तो स्वाभाविक है कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ड्यू टू वेरिएशन इन चार्ज, वो क्या होगा? तो वो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे 1/ε0 बाहर रखेंगे और dq/dt जो थर्ड चैप्टर से हम लोग पढ़ते हैं कि करंट होती है, उसको रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से I की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ε0 से इधर, तो ये मिल जाएगा, ठीक? तो ये कर देंगे और फिर उसको ये एज इट इज इस तरह से समझा देंगे, ठीक है? अगर तुम एज इट इज इस तरह भी लिख के आते हो तो नंबर नहीं काटेगा, बिकॉज फिजिक्स वाला टीचर समझ जाएगा कि एस एरिया है, क्योंकि उसको फ्लक्स आता होगा, उसको गॉस लॉ से लेके सब चीज पता है, क्यों चेंज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, वो भी वो समझ जाएगा और फिर ये बात वो समझ जाएगा इजीली। उसको तुमको बहुत ज्यादा लिख के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टीचर को चूंकि चेक कम करना पड़ेगा और टू द पॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए वो तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा कम से कम, ठीक है? कहानी लिखने में हो सकता Yes, है कि sir. सही वर्डिंग्स का इस्तेमाल ना कर पाओ तो कहीं वो नंबर काट ले, लेकिन ये चूंकि प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है और टू द पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे नंबर कटने की गुंजाइश न के बराबर। वो अनलेस अनटिल घर से खिसिया के नहीं आया होगा तभी काटेगा तुम्हारा नंबर, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गलती से भी मत भूलना। अब क्योंकि गॉस लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या होता है वो भी देख लो। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिख के समझाए हुए हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये जो गॉस लॉ था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को समझने के लिए जरूरी है कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी को जानना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या थी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव से चार्ज नेगेटिव। बाहर निकलती है
और नेगेटिव चार्ज पे टुवर्ड्स होती है ना। अगल बगल की जो फील्ड लाइन होगी ये फील्ड लाइन क्या होगी, ये फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। निगेटिव से ये कभी वापस नहीं निकलेगी पॉजिटिव के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है कि क्लोज लूप नहीं बनते हैं, लेकिन जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में फील्ड लाइन विद इन मैग्नेट भी रहती है, एग्जिस्ट करती है, और बाहर तो रहती ही रहती है। फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो नॉर्थ पोल से निकलती हुई मानी जाती है और साउथ पोल से वो इंटर कर जाती है ना। ठीक, नॉर्थ से निकली, साउथ में इंटर कर गई, ठीक है। ये वाला काम तो यहां भी हो गया, लेकिन यहाँ क्या होता है कि नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में नहीं आती, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अंदर ही अंदर ये साउथ थ्रू नॉर्थ ट्रैवल करती है। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, क्लोज्ड लूप बनाएगी। ठीक, यस सर। तो देखो हम यहां पे मान लेते हैं एक गॉसियन सरफेस, है ना। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितनी लाइन एंटर कर रही है, 1 2 3 4। कितनी बाहर जा रही है, 1 2 3 4, है ना। 4 लाइन एंटर की मैग्नेटिक फील्ड की, और 4 की 4 बाहर आ गई। ठीक, तो फिजिक्स में कन्वेंशन के तौर पे किसी एक फील्ड लाइंस को हम पॉजिटिव मान लेंगे, किसी एक को हम नेगेटिव मान लेंगे। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल फील्ड लाइन पासिंग द एरिया वो कितना मिलेगा हमको, 0, क्योंकि एक के लिए +4 हो जाएगा, दूसरे के लिए -4 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 होगी। तो इसीलिए मैग्नेटिज्म में जब फील्ड लाइन ही नहीं बची तो फ्लक्स कहां से होगा, है ना। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड एरिया के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो 0 वो होता है। 0 के बराबर होता है। ठीक है,
लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. सर ऑफलाइन स्टूडेंट भी आया हुआ है क्या? नहीं, मैं तो मेरे घर से पढ़ा रहा हूँ। सरकार चाह रही है कि बच्चे जो है शक्तिमान बन जाए, है ना, बिना पढ़े। क्या इन दोनों कंसेप्ट में कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो ये आधा चैप्टर तुम्हारा लगभग खत्म है, क्योंकि आधा चैप्टर हमको समझना है और कुछ पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं। तो आधा सेक्शन जो है हम लोगों का कंप्लीट है। चैप्टर 8 जो है बहुत छोटा चैप्टर है। सब तुम लोगों के लिए होमवर्क इसमें ये है, मैं कुछ कंटेंट अभी भेजूंगा फोटो लेके, पीडीएफ, ठीक है, उसको भी पढ़ना। तो बेहतर होगा कि उसको नोट कर सको तो ज्यादा बढ़िया, इसको तो नोट डाउन कर ही लेना। होमवर्क ये है कि तुमको शॉर्ट नोट्स लिखना है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पे। दूसरा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन की बात किया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इसमें डायग्राम भी बनाओगे उसका। जैसे एक प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, ये लिख दिया स्टेटमेंट, साथ में ये फिगर भी बना दोगे। ठीक, 3-4 प्रॉपर्टीज है, वो लिखना है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो समझाया अभी, उसको वर्ड्स में लिखना है, बिकॉज एग्जाम में तुमको लिख के बताना होगा। ठीक है, और तीसरा शॉर्ट नोट्स तुमको लिखना है, डिफाइन द टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑल्सो डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। मतलब जो भी इसका फॉर्मूला है उसको डिराइव भी करना है। तो डिराइव करना यहाँ सिखाया नहीं हुआ है, ठीक है।